नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सीएम योगी सहारनपुर के दौरे पर हैं, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। या फिर बाबा बुग्धावीर का धार्मिक स्थल गंगो, अभी हम जहरवीर गोगा जिसे जुड़े हुए एक पावन स्थल के सुंदरीकरण के कार्य का अवलोकन करके भी आ रहे हैं। यह है विरासत के साथ जोड़ने की सरकार की प्रतिबद्धता। यह वही प्रतिबद्धता है जो विरासत का संरक्षण भी करती है और आम नागरिक को विकास के साथ भी जोड़ती है। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी? जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी और प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने खड़ा होता था। आज ऐसा नहीं, अब तो विकास हो रहा है। एक और यहां पर विश्वविद्यालय का निर्माण, वो भी माता शाकंभरी के नाम पर। विरासत के संरक्षण के लिए माता शाकंभरी मंदिर के कॉरिडोर के विकास का कार्य आपने देखा होगा, पहले वहां जाना ही कठिन होता था। अब तो बेहतरीन कॉरिडोर बन रहा है और कॉरिडोर के साथ साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है कि एक एलिवेटेड मार्ग इस रूप में हम वहां तैयार करेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी सीजन में मां शाकंभरी का दर्शन करने के लिए सहारनपुर ही नहीं, देश भर का श्रद्धालु आकर के, जैसे आपने महाकुंभ में देखा होगा, पूरी दुनिया आई थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर आए। दुनिया से अपना पैसा खर्च करके लोग आ रहे हैं, लेकिन परेशानी हो रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को। उनको परेशानी इस बात की हो रही थी कि सनातन धर्म का वैभव और गौरव इतना ऊंचा कैसे हो जा रहा है, क्योंकि इन लोगों की संवेदना एक गरीब के साथ नहीं होती। इन लोगों की सहानुभूति एक नौजवान के साथ नहीं होती है। इनको भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था, ड्रोन परिचालन, हर घर तिरंगा अभियान तथा बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। इस अवसर पर जनपदों के प्रभारी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों समेत जनपदों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों के अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कई जिलों के अधिकारियों से सीधा संवाद कर स्थिति का जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ शरणालय में महिला सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वहीं बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने और रेस्क्यू कार्य में छोटी मझली नाव का प्रयोग न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी अधिकारियों को पीड़ित लोगों को राहत सामग्री और खाद्य सामग्री वितरण करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। इन सभी जिलों में कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेंगे। ये सुनिश्चित किया जाए, ये कंट्रोल रूम राहत आयुक्त कार्यालय को हर सूचना प्रॉपर उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने राहत आयुक्त कार्यालय को बाढ़ संबंधी रिपोर्ट रोजाना उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसे सुनिश्चित किया जाए और सभी को समय से राहत सामग्री, घातक सामग्री का वितरण किया जाए। इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को रैंडम चेक भी किया जाए। वहीं बाढ़ शरणालय में रहने वाले लोगों को पौष्टिक और गर्म खाना उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ शरणालयों में महिलाओं के ठहरने के लिए उचित व्यवस्था के साथ उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। उनके साथ रहने वाले बच्चों के लिए दूध की उपलब्धता और इन इलाकों में डॉक्टर्स की टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएं। सभी
का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद आवश्यकता अनुसार दवाओं का वितरण भी किया जाए। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति जर्जर भवन में न रहे, उसे बिना देर किए बाढ़ शरणालय में शिफ्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित जिन इलाकों में कटान की समस्या सामने आ रही है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि समय रहते लोगों को राहत दी जा सके। वहीं बाढ़ के पानी की चपेट में क्षतिग्रस्त मकानों का तत्काल सर्वेक्षण भी किया जाए। इससे प्रभावित लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास और जमीन का पट्टा भी उपलब्ध कराया जाए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिन चीज़ों की आवश्यकता हो, उसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाए ताकि उन चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। वहीं सीएम ने सभी बाढ़ प्रभावित जनपदों में रेस्क्यू के लिए बड़ी नाव का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि रेस्क्यू और राहत कार्यों के लिए छोटी और मझोली नावों का इस्तेमाल न किया जाए। देश भर में मानसून की दस्तक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। जगह जगह बाढ़ आ रही है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और इस बारिश से बड़े नदियों के जलस्तर ने कई शहरों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं, तो वहीं वाराणसी समेत कई शहरों में नदियां अपने उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरपा है। यूपी प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे बस इलाके डूब चुके हैं और प्रयागराज शहर के सलोरी, राजापुर, दारागंज, बखाड़ा जैसे इलाके भी जलमग्न हो चुके हैं। वहीं मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, बलिया में भी हालात ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां अब सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के बाद जो इलाके आते हैं, वहां के हालात ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसमें यमुना का पानी भी समाहित हो जाता है और इन दिनों यमुना में मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी पानी मिल चुका है। मिर्ज़ापुर से बलिया तक गंगा की लहरें डरा रही हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर जा चुका है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। प्रयागराज का रसूलाबाद घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। घाटों पर बने मंदिर भी जलमग्न हो चुके हैं। इस बीच बघाड़ा से एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें अपने नवजात बच्चे को बचाने के लिए माता पिता कमर से ऊपर पानी में होकर निकल रहे हैं। प्रयागराज शहर में गंगा कहर बरसा रही है और संगम के बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो पानी दोगुना हो जाता है। गंगा पार के हंडिया और यमुना पार के मेजा क्षेत्र में भी कई गांव गंगा की चपेट में आ चुके हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई है कि अब पता लगाना मुश्किल हो चुका है कि कहाँ गंगा है या कहाँ यमुना है। किला घाट से झूसी तक सब कुछ जलमग्न है। वहीं दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल गंगा के तराई वाले इलाकों में है, जिनमें बेला, कछार, राजापुर, तेलियरगंज, सोनौटी, बघाड़ा ये वो इलाके हैं जो कि गंगा की चपेट में आ चुके हैं। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी जल समाधि ले चुके हैं। अब सिर्फ मंदिर की धर्म ध्वजा ही दिखाई पड़ रही है। संगम तट पर ही बने शंकर विमान मंडप भी गंगा की लहरों से अछूता नहीं रह गया है, वो भी जलमग्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में संगम का जलस्तर बढ़ने से शहर के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। डीएम मनीष वर्मा ने बीती पूरी रात बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना है और तत्काल निस्तारण का आदेश भी दिया है। डीएम मनीष वर्मा ने स्टीमर से बाढ़ग्रस्त इलाकों का रात भर भ्रमण किया और माइक से लोगों को संबोधित करके उन्हें तत्काल राहत सहायता देने की बात भी कही है। डीएम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से अपील की है कि वो उनके साथ चले। जिलाधिकारी मनीष वर्मा के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस की टीम भी रही है। जिलाधिकारी द्वारा बाढ़ पीड़ितों को लेकर किए जा रहे राहत कार्यों को प्रयागराज का जनमानस सराहता हुआ नजर आ रहा है। चित्रकूट जनपद में एक बार फिर से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और वो अपने उफान पर है, जिससे यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों
कि घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, दुकानें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। जिन सड़कों पर वाहन चलते थे अब वहां पे नावें चल रही हैं। इसके साथ ही राजापुर और मऊ तहसील के दर्जनों गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोग नाव के सहारे आवागमन कर रहे हैं। यमुना नदी के बाढ़ की चपेट में आने से दर्जनों गांवों के किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। अब यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। जो यमुना नदी किनारे बसे गांव पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग नाव के सहारे आवागमन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजापुर तहसील क्षेत्र में भी यमुना नदी के बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दोनों तहसीलों में प्रशासन यमुना नदी के जलस्तर पर अपनी नजर बनाए हुए है। जो गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं वहां नाव लगाकर आवागमन किया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। बारिश लगातार हो रही है और यमुना में फ्लो बढ़ गया है और उससे कुछ बैक वाटर फ्लो उससे बढ़ गया है। कुछ गांवों में आवागमन में कुछ इशू है, बट हमने उसके लिए सारी तैयारी कर लिया। वहाँ पे बोट्स की व्यवस्था हो गई है और हमारे जो बाढ़ केंद्र है वहाँ पे उसको भी हमने स्टार्ट करा दिया है। तक जाती है पानी, लोग ऐसे जितने गिराए थे कुल डूब गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में गौरा देवी नई बस्ती मोहल्ले में बाढ़ के पानी में नहाते समय 3 बालिकाएं डूब गई हैं। एक बालिका तैरकर बाहर निकल आई है। बालिका की सूचना पर स्थानीय लोगों ने 2 अन्य बालिकाओं को भी सुरक्षित बचा लिया है। परिजन सभी डूबी हुई बालिकाओं को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने हालात सामान्य बताते हुए उन्हें घर भेज दिया है। बाढ़ के कारण सभी घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, जिससे कि बच्चे छत पर निवास किए हुए थे और बाढ़ को देखते हुए उनकी लालसा हुई नहाने के लिए, तो वो बच्चे नीचे उतरे। जैसे जीने से उतरे तो फिसल गए। इसमें 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चों की हालत बहुत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया, उनका इलाज चल रहा है। और काफ़ी देर 10 से 15 मिनट तक वो डूबते हुए लगे। मोहल्ले के लोगों ने उनको बचाया और यथाशीघ्र अस्पताल लेकर वो आ गए। हालत 2 बच्चों की बहुत गंभीर है। सोमवार सुबह 6 बजे संसद सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा ईदगाह स्टेशन से भावनगर टर्मिनस अयोध्या कैंट साप्ताहिक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व में आज देश को श्रद्धा और सुविधा से जोड़ने वाली एक नई ऐतिहासिक कड़ी प्राप्त हुई है। गुजरात के रामनगरी अयोध्या तक चलने वाली ये नई ट्रेन सेवा श्रद्धा और समरसता का सशक्त सेतु बनेगी। इसका ठहराव ईदगाह आगरा और टूंडला जैसे स्टेशन पर होने से आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी सहित आसपास के लाखों नागरिकों को अयोध्या, लखनऊ, जयपुर, गांधीनगर एवं भावनगर जैसे प्रमुख शहरों तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। इस अवसर पर मंत्री एसपी सिंह बघेल ने यात्रियों से संवाद कर उनके अनुभवों को भी जाना और उन्हें सुखद सुविधाजनक यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। आगरा के और आगरा के आसपास के नागरिकों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में रेल मंत्री जी ने भावनगर से अयोध्या के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन दी है, जिसका आज उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इनॉग्रल ट्रेन थी, बाकी अगले हफ्ते से ये 9 बजे के आसपास यहाँ आएगी। 8-9 घंटे का रास्ता है और 3.5 घंटे का अयोध्या में स्टॉपेज है। मंत्री तो छोड़ो, सांसदों में मेरी गिनती 750 में नंबर 1 पर आई कि नहीं और रेल से। और दूसरा किसके ऑफिस का चाय पानी का खर्चा सबसे कम है लोकसभा के अंदर। जो ये ट्रेन को साप्ताहिक चलाया है और उसका स्टॉपेज आगरा में ईदगाह स्टेशन को रखा है। 2 राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली ये ट्रेन। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से हिरासत में ले लिया है। एसपी ने बताया कि उमर अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी फरार चल रही मां अफसा अंसारी, जो कि 50,000 की इनामियां भी हैं, उनके फर्जी हस्ताक्षर कर जब्त
संपत्ति को अवमुक्त कराने की अपील की थी। मामला 2021 में कोतवाली क्षेत्र की एक कीमती प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। डीएम के आदेश पर यह कार्यवाही की गई थी, जिसे एमपीएमएलए कोर्ट ने मार्च 2025 में सही ठहराया था। इसके खिलाफ अपील में फरार अफसा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। पुलिस ने उमर अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनके वकील लियाकत अली के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। फिलहाल प्रॉपर्टी की बाजारू कीमत करीब 10 करोड़ आकी जा रही है। उमर अंसारी को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था लखनऊ से, और एक प्रकरण है जिसमें 2021 में एक प्रॉपर्टी जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, मोहल्ला देवड़ी वल्लभदास में, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया था और उसके विषय में फाइनल ऑर्डर डीएम, तत्कालीन डीएम के द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट, एमपीएमएलए कोर्ट, माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो डीएम का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें आफसा अंसारी, जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए। देश में अलग अलग जगहों पर छांगुर बाबा के गैंग का खुलासा हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत में खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग दलित लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शोएब नामक एक व्यक्ति के साथी और परिवार के लोग उसे व्हाट्सएप कॉल और इंस्टाग्राम पर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से परेशान कर रहे हैं। लगातार उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है और पीड़िता को धमकी भी दी जा रही है कि अगर वह धर्म परिवर्तन नहीं करती तो उसके भाई की हत्या कर दी जाएगी। और इसकी शिकायत पीड़िता ने खेकड़ा कोतवाली में की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला बीती रात 3 जुलाई का है, जब शोएब नाम का मुस्लिम युवक पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया था। उस समय नाबालिग लड़की गाजियाबाद में अपने रिश्तेदार के यहाँ पे रह रही थी। परिजनों ने गाजियाबाद में ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने 9 जुलाई को नाबालिग युवती और आरोपी शोएब को बरामद कर लिया था और 10 जुलाई को आरोपी शोएब को जेल भी भेज दिया गया था। अब पीड़िता खेकड़ा कोतवाली अपने घर पर रह रही है और पीड़िता का कहना है कि शोएब के साथी और परिवार के लोग उस पर धर्म परिवर्तन करने और शोएब से शादी करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे वह उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। पीड़िता का कहना है कि अगर मैं धर्म परिवर्तन नहीं करती हूँ तो वह उसके भाई की हत्या करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे आरोपियों पर ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। पीड़िता के साथ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर पहुंचकर सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस समय पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बात करेंगे पीलीभीत की, जहां गुफरान ने रवि सिंह बनकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। वहीं गुफरान युवती को घुमाने के बहाने उत्तराखंड के टनकपुर ले गया और फिर होटल में दुष्कर्म किया। धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। युवती ने इनकार किया तो युवती को मारने की धमकी भी वो देने लगा। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की है। अमरिया पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपी गुफरान को गिरफ्तार कर चालान कर कोर्ट में पेश करके जेल भी भेज दिया गया है। दिनांक 2 अगस्त 2025 को थाना अमरिया क्षेत्र की ग्राम कटमटी की एक महिला के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें उसका कहना था कि एक व्यक्ति जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, अपना नाम रवि सिंह बताकर उसकी 21 वर्ष की बेटी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। और जब उसकी बेटी को जानकारी हुई कि वो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से संबंधित है तो उसने मना किया और तब उस व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
चंदौली जिले के खनन अधिकारी और उनकी टीम एक बार फिर विवादों के घेरे में आ चुके हैं। बिहार से चंदौली आ रही बालू लदी ट्रक पर हुई कार्यवाही के बाद ट्रक चालक अमित कुमार ने खनन अधिकारी के ड्राइवर आशीष यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रक चालक का आरोप है कि 1 अगस्त को वैध ई स्टेट परमिट होने के बावजूद उसका चालान काट दिया गया और फिर डंडे से उसकी पिटाई की गई। वायरल वीडियो में एक होमगार्ड ने भी पिटाई की पुष्टि की है। ट्रक चालक ने सदर थाना पुलिस को तहरीर दी है और मामले की जांच सर्विलांस और नवीन मंडी चौकी इंचार्ज द्वारा की जा रही है। ये जो वसूली करने वाले जो प्रतिनिधि बैठाए गए हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। पहला प्रश्न मेरा जिला प्रशासन से ये है कि पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ हो कि किसी के खिलाफ एफआईआर हुई हो और एफआईआर के बाद उसको पूरा मौका दिया गया हो कि हाईकोर्ट जाए, वो स्टे लेकर के आए, एक लोगों की गिरफ्तारी हुई हो और उसी ड्राइवर को लेकर के चल रहे हैं जो भी वांछित है। हम गार्ड से कल की डेट में 2 तारीख को पूछेंगे गार्ड से कि सर मेरा बताइए इसमें चार्जर था, चार्जर भी खो गया है, बताइए ऐसा कोई ठीक है? मेरा गाड़ी लेकर आए ठीक है, लेकिन ये सब लेके जाना गलत है। चंदौली के खनन अधिकारी और उनकी टीम पर एक बार फिर वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप के तमे हमारे साथ ट्रक मालिक मौजूद है और जानेंगे पूरा प्रकरण, क्या मामला है और किस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। मेरी गाड़ी बालू लेकर बिहार से आ रही थी 31 तारीख को, 31/7 को, और उस दिन सैद राजा के समीप सैद राजा थाने के 2 सिपाही व खनन कर्मी द्वारा गाड़ी रोक दी जाती है और बिना किसी सूचना का ड्राइवर की मोबाइल छीन लेते हैं लोग। बोलते हैं तुम सिस्टम में हो, बोलता है नहीं मुझे नहीं पता है, मैं मालिक से बात करता हूँ। तुरंत गाड़ी को लोग जब्त करके लेके आने लगते हैं नवीन मंदिर। पता चला कि खनन कर्मी और खनन अधिकारी आके गाड़ी का लाक तोड़ के गाड़ी को ले गए नवीन मंडी खड़ा कर दिए। उसके बाद मैं खनन अधिकारी से प्रयास किया मिलने का, चूँकि शाम का वक्त हो गया था इसलिए मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। दूसरे दिन मैं खनन अधिकारी से गया मिलने। खनन अधिकारी बोले कि आप जाइए एसओ साहब छोड़ेंगे सैद राजा एसओ साहब से मिले तो बोले कि जाइए खनन अधिकारी साहब से मिलिए छोड़ेंगे। खनन अधिकारी द्वारा हमको इशारा किया गया कि आप जो है पैसे की व्यवस्था करिए, छूट जाएगा, नहीं आरटीओ का चालान हो जाएगा, सेल टैक्स का चालान हो जाएगा, इस तरह मैं अपने यहाँ से तुरंत छोड़ दूंगा, नहीं तो आप अगर जुर्माना के चक्कर में पड़ेंगे तो 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। इस तरह कम पैसे में आपका काम हो जाएगा लगभग। और उसके बाद मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत आया। कुछ ऑडियो और वीडियो भी मेरे पास आए उस घटना के, जिसमें कुछ लोगों ने द्वारा पुष्टि की गई है। वहाँ पे होमगार्ड उपस्थित थे, वो भी पुष्टि किए और वहाँ पे 2-4 ड्राइवर थे, वो भी पुष्टि किए। ट्रक चालों से इसी प्रकार की अवैध वसूली को चंदौली की धरती पे अंजाम दिया जाता है। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें हरियाणा के एक दरोगा और सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दरोगा सिपाहियों के साथ हरियाणा से छत्तीसगढ़ में किसी अभियान या कार्यवाही में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बोलेरो ने ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। कौशाम्बी में घर में बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में डकैती की है और करीब आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए इस डकैती को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाश छत के रास्ते सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे ही घर वालों ने बदमाशों को देखा तो बदमाशों ने घर वालों के ऊपर तमंचा तान दिया और बदमाशों ने परिवार को धमकाते हुए शोर मचाने पर बेटे की गर्दन काट देने की धमकी भी दी। इसके बाद घर से करीब 80,000 रुपये नकद और 5 लाख रुपए कीमत के जेवरात लूटकर चोर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में लगातार हो रही बारिश एक परिवार पर कहर बनकर बरसी है। बहादुरपुर गांव के रहने वाले महाराज दिन का कच्चा मकान अचानक भड़भड़ा कर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे दबकर उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। थाना मंझनपुर क्षेत्र को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गांव बहादुरपुर, जहां एक कच्चा मकान गिर गया है जिसमें कुछ लोग दबे हुए हैं। तत्काल थाने की फोर्स पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया तो मकान के नीचे से एक महिला जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष और उनकी 2 बच्चियां जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष और एक की उम्र लगभग 17 वर्ष दबी थीं, जिन्हें निकाला गया और तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जहां एक महिला जिनकी उम्र 55 वर्ष है और उनकी लड़की जिनकी एज लगभग 18 वर्ष है, उनकी डेथ हो गई। एक बच्ची जो घायल है, अभी समय स्थिति सामान्य है, उसकी दवा चल रही है।
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान ही मौत हो गई है। नवविवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने ससुरालियों पर जहर देकर नवविवाहिता की हत्या करने का आरोप लगाया है। बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां महिला के साथ अश्लील हरकतें करते हुए सीसीटीवी में एक युवक की हरकतें कैद हो गई है। मामला मुरादाबाद गोल कोठी वाली गली में महिला को अकेला देख युवक ने अश्लील हरकत की है और महिला के विरोध करने पर युवक मौके से फरार हो गया है। मुरादाबाद में लेजर कटिंग के कारखाने में एक भीषण आग लग गई है। चीख पुकार की आवाज सुनकर क्षेत्र के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गया। कारखाने के ऊपर रह रहे परिवार को दमकल कर्मियों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये सूचना प्राप्त हुई कि चौकी बरबलान के क्षेत्र के अंतर्गत एक दुकान में आग लगी है। तो तत्काल 2 गाड़ियाँ फायर स्टेशन कटघर से रवाना की गई तथा एक गाड़ी फायर स्टेशन हैलट रोड से भी मौके पर पहुंची और आग को पूरी तत्परता के साथ और कठिन परिश्रम के साथ बुझा दिया गया और इसमें एक व्यक्ति जो थे वो किसी कारण चल नहीं पा रहे थे तो उनका रेस्क्यू भी किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।